आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन उतने ही उलझे हुए सवाल की तह तक जाएंगे। भारतीय कौन है? हम्म, ये सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि 1950 में एक नए देश ने अपनेपन का कितना खुला विचार रखा था और कैसे समय के साथ वो विचार ज्यादा पहरेदार और खास बनता गया। बिल्कुल। हमारे श्रोता ने जो स्रोत हमें दिए हैं, हम उनकी मदद से इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, संविधान की सोच से लेकर आज के कानूनों तक। बिल्कुल। और इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भारत में मोटे तौर पर दो तरह के लोग रहते हैं, नागरिक और विदेशी। अच्छा। नागरिक होना किसी देश के क्लब का फुल मेंबर होने जैसा है। आपको सारे अधिकार, सारी सुविधाएं मिलती हैं। और विदेशी? विदेशी मेहमानों की तरह होते हैं। उनके भी अधिकार होते हैं, लेकिन क्लब के मेंबर वाले वो विशेषाधिकार नहीं। और इन मेहमानों में भी दो तरह के लोग हैं। एक वो जिनके देश से हमारे अच्छे रिश्ते हैं, और दूसरे वो जिनके देश के साथ भारत का युद्ध चल रहा हो, जिन्हें हम विदेशी शत्रु कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी क्लब की मेंबरशिप को थोड़ा खोलते हैं। एक भारतीय नागरिक होने का असल में जमीनी स्तर पर क्या मतलब है? अगर मैं एक नागरिक हूं और मेरा कोई दोस्त किसी दूसरे देश से आकर यहाँ रह रहा है, तो मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जो वो नहीं कर सकता? ये एक बहुत बड़ा और अहम फर्क है। संविधान नागरिकों को कुछ ऐसे मौलिक अधिकार देता है जो एक तरह से उनकी सुरक्षा का कवच है। सुरक्षा कवच? हाँ, और ये कवच विदेशियों के पास नहीं होता। जैसे अनुच्छेद 15, जो कहता है कि सरकार आपके साथ आपके धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। ये हक सिर्फ नागरिकों का है। और सरकारी नौकरियों के बारे में भी तो कुछ ऐसा ही है ना? अनुच्छेद 16? हाँ बिल्कुल, सरकारी नौकरियों में बराबरी का मौका सिर्फ नागरिकों को मिलता है। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है वो है अनुच्छेद 19। अच्छा, वो कैसे? इसे समझिए, एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप सरकार की नीतियों की खुलकर आलोचना कर सकती हैं, अपने दफ्तर में एक यूनियन बना सकती हैं, या कहीं भी घूमने की आजादी? एकदम, आप एक दिन फैसला कर सकती हैं कि आप केरल से अपना सामान पैक करके कश्मीर में बसना चाहती हैं। ये सब करने की आज़ादी आपको संवैधानिक रूप से मिली हुई है। एक विदेशी जो शायद सालों से यहाँ रह रहा हो, उसके पास इन कामों के लिए वही संवैधानिक ढाल नहीं होती। वाह, ये आजादी का एक बुनियादी फर्क है। बिल्कुल। और मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि ये फर्क देश को चलाने में अपनी राय देने तक भी जाता होगा, जैसे वोटिंग वगैरह। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। राजनीतिक अधिकार नागरिक और विदेशी के बीच एक साफ लकीर खींचते हैं। मतलब वोट देने का हक? हाँ, लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में वोट डालने का हक सिर्फ और सिर्फ नागरिकों का है। इसी तरह सांसद या विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार भी उन्हीं का है। और बात यहीं खत्म नहीं होती होगी? नहीं, देश के सबसे ऊंचे पद, सोचिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, राज्यों के गवर्नर, इन सभी कुर्सियों पर सिर्फ भारत का नागरिक ही बैठ सकता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि नागरिक होना क्यों जरूरी है। लेकिन इससे पहले कि हम भारत के कानूनों में उतरें, दुनिया भर में इसके पीछे की सोच क्या है? देश ये तय कैसे करते हैं कि कौन उनका नागरिक होगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, दुनिया में मुख्य रूप से दो सिद्धांत या कह सकते हैं फलसफे चलते हैं। दो सिद्धांत? हाँ, पहला है जस सोली। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है मिट्टी का अधिकार। मिट्टी का अधिकार मतलब जहां पैदा हुए वहां के नागरिक? एकदम। अगर आप किसी देश की धरती पर पैदा हुए हैं तो आप वहां के नागरिक हैं। आपके माता पिता कहाँ से हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा? दूसरा सिद्धांत है जस सैंग्विनिस, जिसका मतलब है खून का अधिकार। इसमें नागरिकता खून के रिश्ते से तय होती है। अच्छा, मतलब अगर मेरे माता पिता भारतीय हैं तो मैं भी भारतीय हूँ, चाहे मेरा जन्म कहीं भी हुआ हो? बिल्कुल। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो हमारे संविधान बनाने वालों ने कौन सा रास्ता चुना, मिट्टी का या खून का? यहीं पर भारत की कहानी बहुत खास हो जाती है। मोतीलाल नेहरू समिति ने 1928 में ही जसौली यानी मिट्टी के अधिकार की वकालत की थी। बाद में जब संविधान सभा में इस पर बहस हुई तो उन्होंने भी इसी सिद्धांत को चुना। उन्होंने भी जसौली को ही चुना? पर क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि जस सैंग्विनिस यानी खून का रिश्ता वो एक नस्लीय विचार है। ये उस समावेशी और खुले दिल वाले भारत के विचार के खिलाफ था जिसे वे बनाना चाहते थे। रुकिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब संविधान सभा ने शुरुआत में ही खून या नस्ल पर आधारित राष्ट्रवाद के किसी भी विचार को खारिज कर दिया था। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली बयान है कि वो किस तरह का देश बनाना चाहते थे। बिल्कुल। उन्होंने एक बहुत उदार नजरिया अपनाया।
तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, यह अनुच्छेद कोई हमेशा के लिए बना कानून नहीं है। अच्छा, तो वो फिर ये क्या थे? ये तो बस पहले दिन के नियम थे। इनका मुख्य काम ये पहचानना था कि 26 जनवरी 1950 यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ, उस दिन भारत का नागरिक कौन-कौन बना। तो कौन थे वो लोग? संविधान ने किन-किन लोगों को पहले दिन क्लब का मेंबर माना? देखिए, अनुच्छेद 5 से 8 में 4 मुख्य श्रेणियां बताई गई। पहली, वो लोग जो भारत के मूल निवासी थे। दूसरी, वो लोग जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे। तीसरी, कुछ ऐसे लोग जो पहले भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन फिर वापस लौट आए। अच्छा। और चौथी, भारतीय मूल के वो लोग जो उस समय विदेश में रह रहे थे। ये बस एक, कह सकते हैं, शुरुआती लिस्ट थी। तो संविधान ने भविष्य के लिए क्या व्यवस्था की? मतलब 1950 के बाद कौन नागरिक बनेगा, ये कौन तय करेगा? यहीं पर अनुच्छेद 11 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुच्छेद 11? हाँ, संविधान ने ये जिम्मेदारी संसद को सौंप दी। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को नागरिकता हासिल करने और खत्म होने से जुड़ा कोई भी कानून बनाने का पूरा अधिकार है। संविधान ने बस इतना कहा, ये रहे आज के नागरिक और संसद, भविष्य के नियम अब आप बनाओ। अच्छा, तो इसी अनुच्छेद 11 की शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया होगा। एकदम, जो आज भी इस विषय पर सबसे बड़ा कानून है। एकदम सही। संविधान ने नींव रखी और संसद ने उस पर नागरिकता अधिनियम 1955 की इमारत खड़ी की। ये कानून बताता है कि 1950 के बाद कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे बन सकता है और कैसे किसी की नागरिकता खत्म हो सकती है। तो चलिए इस 1955 के कानून को समझते हैं। नागरिकता पाने के क्या रास्ते बताए गए हैं इसमें? ये कानून नागरिकता पाने के 5 रास्ते बताता है। पहला और सबसे आम तरीका है जन्म से। जन्म से? हाँ, वाक में ये जस सोली का सबसे शुद्ध रूप था। कानून कहता था कि 26 जनवरी 1950 के बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ कोई भी इंसान भारत का नागरिक है। बात खत्म। मतलब माता पिता की नागरिकता से कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई मतलब नहीं, आपके माँ बाप कौन हैं, किस देश के हैं, कुछ नहीं। अगर आप भारत की मिट्टी पर पैदा हुए तो आप भारतीय हैं। इतना सीधा और सरल। लेकिन जैसा हमने शुरू में बात की, ये हमेशा ऐसा नहीं रहा। इसमें बदलाव क्यों और कैसे हुए? 80 के दशक में ऐसा क्या हो रहा था कि भारत को अपनी इस खुली नीति पर दोबारा सोचना पड़ा? बिल्कुल। 80 के दशक में खासकर असम जैसे राज्यों में बाहर से हो रहे प्रवासन को लेकर काफी चिंताएं थीं और एक बड़ा आंदोलन भी हुआ। इसी पृष्ठभूमि में 1986 में एक बड़ा संशोधन हुआ। अब कानून में एक शर्त जोड़ दी गई कि भारत में पैदा हुए बच्चे को नागरिकता तभी मिलेगी जब जन्म के समय उसके माता पिता में से कम कोई एक भारत का नागरिक हो। अच्छा, बिल्कुल। तो यहाँ पहली बार जन्मभूमि के साथ रक्त संबंध जुड़ गया। एकदम सही। इसने पहली बार जन्मभूमि के सिद्धांत को रक्त संबंध के साथ जोड़ दिया। और ये सिलसिला यही नहीं रुका है ना? नहीं, 2003 में एक और संशोधन हुआ जिसने नियमों को और भी सख्त कर दिया। अब नियम यह है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति को नागरिकता तभी मिलेगी जब या तो उसके माता पिता दोनों भारतीय हों या फिर एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। तो आप देख सकते हैं कि जो दरवाजा 1950 में पूरा खुला था जी, वो धीरे धीरे संकरा होता गया। बिल्कुल ठीक है, तो जन्म के अलावा दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है वंश के आधार पर। ये उन बच्चों के लिए है जो भारतीय माता पिता के घर विदेश में पैदा होते हैं, ताकि वो अपनी जड़ों से जुड़े रहें। अच्छा। पहले नियम था कि जन्म के समय पिता का भारतीय होना जरूरी है, लेकिन 1992 में इसे लैंगिक रूप से बराबर करते हुए कहा गया कि माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय हो तो बच्चे को नागरिकता मिल सकती है। इसमें कोई शर्त भी है? हाँ, बस एक शर्त है कि ऐसे जन्म का रजिस्ट्रेशन 1 साल के अंदर पास के भारतीय दूतावास में करवाना होता है। और पंजीकरण का तरीका, वो किसके लिए है? वो तीसरा रास्ता है, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये उन लोगों के लिए है जिनका भारत से पहले से ही एक मजबूत रिश्ता है। जैसे कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता के लिए अर्जी देने से ठीक 7 साल पहले से भारत में रह रहा हो, या फिर कोई विदेशी जिसने किसी भारतीय से शादी की हो और वो भी 7 साल से भारत में रह रहा हो। तो ये एक तरह से उस रिश्ते को कानूनी मान्यता देना है जो पहले से मौजूद है। एकदम ठीक है, अब उस तरीके की बात करते हैं जिसका भारत से कोई पुराना रिश्ता न हो, कोई विदेशी जो यहाँ आकर बस गया हो, उसका क्या? उनके लिए चौथा रास्ता है प्राकृतिक रूप से नागरिक बनना, जिसे अंग्रेजी में नेचुरलाइजेशन कहते हैं। नेचुरलाइजेशन?
इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई देश किसी व्यक्ति को गोद ले रहा हो। ये उन विदेशियों के लिए है जिनका भारत से कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वो यहाँ इतने लंबे समय तक रहे हैं और समाज में इतने घुल मिल गए हैं कि भारत उन्हें औपचारिक तौर पर अपने में से एक मान लेता है। देश द्वारा गोद लिया जाना यह अच्छी उपमा है। तो इस गोद लिए जाने की शर्तें क्या हैं? जरूर काफी सख्त होंगी। हाँ, शर्तें काफी कड़ी हैं। उस व्यक्ति को अपने पुराने देश की नागरिकता छोड़नी होगी, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। और भाषा? उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी एक भारतीय भाषा की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी शर्त है भारत में रहने की। वो क्या है? अर्जी देने से ठीक 12 महीने पहले उसे लगातार भारत में रहना होगा और इन 12 महीनों से पहले के 14 सालों में से कम 11 साल वो भारत में रहा हो। 11 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ी प्रतिबद्धता है। ये सिर्फ एक पासपोर्ट हासिल करने जैसा नहीं, बल्कि समाज का हिस्सा बनने जैसा है। बिल्कुल। और पांचवा और आखिरी तरीका सबसे सीधा है। अगर कोई नया इलाका भारत का हिस्सा बन जाए, अच्छा, मान लीजिए कोई क्षेत्र भारत में शामिल होता है, तो सरकार एक आदेश जारी करके वहां के लोगों को भारतीय नागरिक घोषित कर देती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पौंडीचेरी है। पौंडीचेरी? हाँ, जब वो भारत का हिस्सा बना तो 1962 में एक आदेश के जरिए वहां के निवासियों को भारतीय नागरिक बना दिया गया। तो ये तो हुए भारतीय नागरिकता के क्लब में दाखिल होने के 5 दरवाजे। हर दरवाजे पर अलग अलग ताले। लेकिन बाहर निकलने के भी तो रास्ते होंगे। क्या नागरिकता एक स्थायी चीज है या इसे खोया भी जा सकता है? हाँ, नागरिकता खोने के भी 3 तरीके इस कानून में बताए गए हैं। पहला है स्वैच्छिक त्याग, मतलब अपनी मर्जी से छोड़ देना। हाँ, कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक जो पूरी सूझबूझ रखता हो, वो एक घोषणा करके अपनी नागरिकता छोड़ सकता है। ठीक है, मतलब आप खुद से मेंबरशिप कैंसिल करवा सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप किसी को बताएं नहीं और चुपचाप किसी और देश का पासपोर्ट ले लें? ये आपका दूसरा सवाल ही नागरिकता खत्म होने का दूसरा तरीका है। बर्खास्तगी या नागरिकता का अपने आप रद्द हो जाना। ये ऑटोमेटिक है? हाँ, ये ऑटोमेटिक है। जिस पल कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है, उसी पल उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। एकदम। आप एक ही समय में 2 क्लब के मेंबर नहीं हो सकते। और तीसरा तरीका जिसमें शायद सरकार की भूमिका होती है, जब सरकार किसी की नागरिकता छीन ले। हाँ, तीसरा तरीका है वंचित करने द्वारा। ये सबसे गंभीर है और सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में ही होता है। इसमें केंद्र सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकती है। इसके आधार क्या हैं? इसके कई आधार हैं, जैसे अगर किसी ने धोखाधड़ी या गलत जानकारी देकर नागरिकता हासिल की हो, या किसी नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर दिखाया हो। और क्या वजह हो सकती हैं? एक और गंभीर वजह है कि अगर किसी नागरिक ने युद्ध के समय दुश्मन देश की मदद की हो। इसके अलावा अगर किसी को रजिस्ट्रेशन या प्राकृतिक रूप से नागरिकता मिलने के 5 साल के अंदर ही किसी देश में 2 साल की जेल हो जाए। अच्छा। या फिर कोई व्यक्ति बिना किसी ठोस वजह के लगातार 7 साल से भारत से बाहर रह रहा हो, तो भी सरकार उसकी नागरिकता छीनने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को जूम आउट करके देखें, तो 1955 से लेके आज तक की कहानी क्या है? इस कानून में बदलावों का बड़ा संदेश क्या है? बड़ा संदेश ये है कि भारत की नागरिकता को लेकर सोच लगातार सख्त हुई है। जैसा हमने जन्म से नागरिकता के नियम में देखा, जो जस सोली यानी जन्मभूमि का सिद्धांत 1950 में बहुत उदार था, उसे धीरे धीरे सीमित किया गया है। 1986 के संशोधन ने पहली बार उसमें वंश का पहलू जोड़ा और फिर 2003 में उसे और कड़ा किया गया। हाँ, 2003 के संशोधन ने अवैध प्रवासन का हवाला देते हुए उसे और कड़ा कर दिया। ये जन्मभूमि से रक्त संबंध की ओर एक स्पष्ट झुकाव दिखाता है। और फिर 2019 का संशोधन आता है, जिस पर काफी बहस हुई। हमारे स्रोतों के मुताबिक उसमें क्या मुख्य प्रावधान थे? 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA ने 1955 के कानून में एक और अहम बदलाव किया। स्रोत बताते हैं कि संशोधन के तहत ये तय किया गया कि 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए 6 समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के लोगों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। और उनके लिए नागरिकता पाने की प्रक्रिया में क्या सहूलियत दी गई? उनके लिए जो नेचुरलाइजेशन यानी प्राकृतिक रूप से नागरिकता पाने की शर्त थी, उसे बदला गया। जहां पहले कम से कम 11 साल भारत में रहने की शर्त थी, इन खास मामलों में उस अवधि को घटाकर 5 साल कर दिया गया। ठीक है। और जैसा कि हमारे श्रोता जानते हैं,
हम यहाँ केवल स्रोतों में दी गई जानकारी को तटस्थ रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज हमने भारतीय नागरिकता की इस पूरी यात्रा को देखा, संविधान की उदार नींव से लेकर 1955 के कानून की रूपरेखा और फिर समय के साथ उसमें हुए बदलावों तक, जिन्होंने उसे धीरे धीरे और सख्त बनाया। ये साफ है कि नागरिकता कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जीवित दस्तावेज है जो देश के हालात और सोच के साथ बदलता रहता है। बिल्कुल। और अंत में हमारे श्रोता के लिए एक विचार ये है, भारत में नागरिकता का कानून जन्मभूमि के अधिकार के उदार सिद्धांत से धीरे धीरे रक्त संबंध के अधिकार की ओर क्यों झुका है? ये एक अहम सवाल है। नागरिकता को परिभाषित करने का ये बदलता तरीका एक राष्ट्र के तौर पर हमारी अपनी पहचान, हमारी असुरक्षाओं और हमारी प्राथमिकताओं के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ कानून की किताबों से नहीं, बल्कि समाज की गहराइयों से जुड़ा है।